गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी दैट इज कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है। 1 जुलाई 15 ऑनेस्ट लिमिटेड 7,000 शेयर एक्वायर किया है परफेक्ट लिमिटेड का। उसका कॉस्ट दिया है 87,500। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बैलेंस शीट है 31 दिसंबर का, और वो शेयर एक्वायर किया है 1 जुलाई को। दैट इज जनवरी से दिसंबर ये बैलेंस शीट है, और वो जुलाई में एक्वायर किया है। तो एक्विजिशन के पहले करेंट ईयर में 6 मंथ हो गया है, और एक्विजिशन के बाद भी 6 मंथ बचा है। इट मीन्स हो गया करेंट ईयर का प्रॉफिट आधा प्री होगा, आधा पोस्ट होगा, क्योंकि वो शेयर ड्यूरिंग द ईयर मिड ऑफ द ईयर शेयर एक्वायर किया है। दूसरा नंबर बात, आप परफेक्ट का शेयर कैपिटल देखिए 1 लाख है, 10 रुपये वाला शेयर है, तो 10,000 शेयर हो गया। 10,000 शेयर में वो 7,000 शेयर एक्वायर किया है, तो इसका मतलब शेयर ऑफ होल्डिंग आपका 70% हो जाएगा, अब माइनॉरिटी 30% होगा। थर्ड नंबर बात आप देखिए, वो शेयर एक्वायर कितना में किया है 87,500। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखिए कितना दिया हुआ है 1 लाख। इट मीन्स अदर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। अदर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो 1 लाख में से 87,500 माइनस हो जाएगा, दैट इज 12,500, और अदर इन्वेस्टमेंट में ये 15,000 भी रहेगा, तो 12 और 15 27,500। फिर से आप देखो, शेयर एक्वायर किया 1 जुलाई, बैलेंस शीट है 31 दिसंबर, 6 मंथ प्री 6 मंथ पोस्ट। शेयर एक्वायर किया है 7,000, उसका शेयर देखो 10,000 है, 70%। एक्वायर किया 87,500 में, इन्वेस्टमेंट देखो 1 लाख है, बेसी है, 12,500 बेसी है, 12,500 अदर इन्वेस्टमेंट होगा, प्लस ये है ही है। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में परफेक्ट के पास देखिए 45,000 है, और उस 45,000 का क्लासिफिकेशन देखिएगा। जनरल रिजर्व में 20,000 है, और सरप्लस में 25,000 PL अकाउंट में है। और इसका एनालिसिस की तरफ जाने के लिए यहाँ देखिए, जब शेयर एक्वायर किया गया था तो 20,000 जनरल रिजर्व में था, बैलेंस शीट में भी 20,000 है, और 1 जनवरी जब एक्वायर किया था तो 20,000 था, तो ये 20,000 पूरा प्री है, और चूँकि बैलेंस शीट में भी 20 है तो पोस्ट नहीं होगा। यहाँ देखिए 5,000 रुपया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ देखिए 25,000 है। 5,000 रुपया साल के शुरू में है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 5,000 है, ये 5,000 प्री हो गया, और यहाँ 25,000 है, तो 20,000 करेंट ईयर प्रॉफिट हो गया। अब 20,000 को 6:6 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10,000 प्री 10,000 पोस्ट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में काम आएगा। इसके अलावा ट्रेड पेएबल, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, तो यहाँ देखिए ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल भी आपस में कॉमन हो सकता है। उसके लिए देखिए ट्रेड पेएबल में यहाँ देखिए क्रेडिटर दिया हुआ था, और यहाँ देखिए डेटर है। ये देखिए ड्यू टू ऑनेस्ट और ड्यू फ्रॉम परफेक्ट। यहाँ देखिए 13,000 है, और यहाँ 18,000 है। यहाँ 5,000 का डिफरेंस है। 5,000 के बाद ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएगा, वो 5,000 इस जगह पे है। 4,000 का स्टॉक सेंड किए थे, 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। तो अगर हम इसका इनवॉइस प्राइस निकालेंगे 4,000 इंटू 100/80, ये हो जाएगा 5,000। ये 5,000 का गुड्स परफेक्ट अभी पाया नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किया है। ये हो गया आपका गुड्स इन ट्रांजिट, ये हो गया गुड्स इन ट्रांजिट। और यहाँ से ये 18 से गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री होगा, तो यहाँ से वो 18,000 से बदल के 13 हो जाएगा, तब ये आपस में म्यूचुअल बन जाएगा, और म्यूचुअल कैंसिल हो जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 माना जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट है तो उसके ऊपर भी लोडिंग होगा, क्योंकि 4,000 का स्टॉक था और ट्रांजिट में गया तो वो 5 बन गया, तो यहाँ लोडिंग आपका 1,000 रुपया आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ देखिए फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल कैश, आपको रिजर्व सरप्लस ट्रेड रिसीवेबल कैश बैंक का भी पोजीशन दिया हुआ है। 2 नंबर में देखिए इंटायर स्टॉक ऑफ परफेक्ट लिमिटेड। परफेक्ट लिमिटेड का इंटायर स्टॉक,
इंटायर स्टॉक कहने का मतलब आपका पूरा का पूरा 40,000। इंटायर स्टॉक कहने का मतलब पूरा का पूरा 40,000। वो सप्लाई हुआ था ऑनेस्ट से, ऑनेस्ट प्रॉफिट रखा था 20% ऑन सेल, दैट इज 20/100। ये अनरियलाइज प्रॉफिट का काम होगा। इसके अलावा भी अभी इंफॉर्मेशन है, काम के लायक नहीं है। कोई भी कंपनी डिविडेंड नहीं दिया था, डिविडेंड का काम ही नहीं सीखे हैं। अब बोला है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, थ्रू आउट द ईयर सेम हुआ था। यही कारण है कि करेंट ईयर प्रॉफिट को रेशियो में बांट लेते हैं। रिक्वायरमेंट हमेशा यही रहता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, परफेक्ट के बैलेंस शीट को ऐड करके। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करते हैं, एक एक वर्किंग धीरे धीरे कोशिश किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 करेंगे, शेयर ऑफ होल्डिंग। शेयर ऑफ होल्डिंग कहने का मतलब हम लोग 7,000 शेयर खरीदे थे आउट ऑफ 10,000 शेयर, तो हम लोग का परसेंटेज हो गया 70। हमारे अलावा जो शेयर खरीदा था उसको माइनॉरिटी पुकारेंगे। 10,000 में 7,000 शेयर मेरे पास है, तो उसके पास 3,000 शेयर होगा, डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, वो हो जाएगा आपका 30%। 2 नंबर वर्किंग करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में 2 होता है, प्री और पोस्ट। जो प्रॉफिट पुराना था वो प्री माना जाएगा, जैसे कि जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो था वो 1 जनवरी का था, 1/1/15 का था, पुराना था 20,000, बैलेंस शीट में भी 20,000 है, पोस्ट नहीं होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के शुरू में 5,000 था, 5,000 पॉजिटिव प्रॉफिट के रूप में था, वो प्री होगा। करेंट ईयर में जो इनकम हुआ उसको मंथ का रेशियो 6:6 में बांटेंगे। 5,000 सरप्लस शुरू में था, बैलेंस शीट में 25,000 था, तो इसका मतलब 20,000 इनकम हुआ, 10,000 के रूप में बांट दिया जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग प्लस करते हैं। ये हो गया आपका 35,000, ये हो गया 10,000। इसमें से माइनॉरिटी का हिस्सा माइनस कर देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका 30% है। यहाँ आ जाएगा 10,500, यहाँ आएगा 3,000, ये 10,500 माइनस करेंगे 24,500, ये हो जाएगा आपका 7,000। तो जिस दिन साल के शुरू वाला प्रॉफिट को प्री मानेंगे, करेंट ईयर में जो प्रॉफिट बढ़ा है वो करेंट ईयर का प्रॉफिट है, 6 महीना प्री 6 महीना पोस्ट। वर्किंग नंबर 3 आपका होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग परफेक्ट का शेयर जो परचेज किए थे उसका उस समय वैल्यू कितना लगा था, वो था 87,500। इसमें से माइनस होगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू 7,000 शेयर का 70,000, और एक चीज आएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माइनॉरिटी को देने के बाद 24,500 बचा है, 94,500 हो गया, ये आपका 7,000 आ गया। 7,000 इज निगेटिव आया था, इसलिए इसका नाम कैपिटल रिजर्व दिया। क्लियर है। इसके बाद आपका नंबर 4 आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहने का मतलब माइनॉरिटी वाले का कितना क्लेम होगा, तो माइनॉरिटी का पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, माइनॉरिटी के पास 3,000 शेयर है, उसका वैल्यू होगा 30,000। माइनॉरिटी को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दिया गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और साथ में उसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी है। प्री प्रॉफिट में उसका हिस्सा आया था 10,500, पोस्ट में आया था 3,000, दैट इज आपका हो गया 43,500। क्लियर है। इसके बाद आता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का वर्किंग। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अगर बात करें तो ऑन क्लोजिंग स्टॉक, बोला था कि इंटायर स्टॉक बगल वाले से आया था,
इंटायर स्टॉक कहने का मतलब इन्वेंट्री आपका 40,000 था, 20% प्रॉफिट ऑन सेल है तो 20/100 8,000 होगा। ऑन गुड्स इन ट्रांजिट अगर आप याद करो तो गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यू 5,000 हुआ था, 20/100 करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। या और भी एक तरीका है, हम लोग 5,000 में स्टॉक भेजे थे, उसका कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में 4,000 दिया हुआ था, वहाँ से भी अगर अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला जाए तो 1,000 रुपया आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सीरियली 5 वर्किंग कर दिए। शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, प्री पोस्ट में बंटवारा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जहाँ से गुडविल या कैपिटलिज्म निकलता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी का पूरा क्लेम निकलेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकाल दिए 8,000, इस सवाल में गुड्स इन ट्रांजिट था 5,000, उसका निकाल दिए 1,000 रुपया। ठीक है, तो ये वर्किंग हो गया हम लोग का। इसके बाद अभी और वर्किंग है, वर्किंग नंबर 6, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, हम लोग का अपना जनरल रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व आपका 40,000 था। इसमें ऐड होगा पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन के वर्किंग में जनरल रिजर्व था ही नहीं, डैश हो जाएगा 40,000। उसके बाद नंबर 7 होगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग का अपना प्रॉफिट एंड लॉस, होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 था, इसमें ऐड होगा पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन जो भी आया था माइनॉरिटी को देने के बाद, वो सारा सरप्लस माना जाएगा 7,000, रिजल्ट विल बी 37, और इसमें से माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इस बार 2 है। पहला प्रॉफिट है स्टॉक का 8,000 और ट्रांजिट का 1,000, दैट इज 9,000 माइनस करेंगे 28,000। ये हो गया हम लोग का लाइन से 7 वर्किंग। आप एक बार देख लो, पोस्ट कॉलम में देखो जनरल रिजर्व है ही नहीं, इसलिए डैश कर दिए और ये 7,000 सरप्लस ही माना जाएगा। बैलेंस शीट बनाने के पर्पस से हम लोग नोट्स टू अकाउंट करते हैं। नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस का काम कर देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, अगर वर्किंग नंबर आप 6 को देखो तो जनरल रिजर्व 40,000 था। प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग नंबर 7 को देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस 28 है, और वर्किंग नंबर 3 में कैपिटल रिजर्व आया था, और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट था आपका 7,000। अगर इसको ऐड किया जाए तो 75,000 रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोगों का वर्किंग। 1 से लेके 7 तक एवरी प्रॉब्लम में वर्किंग करने का कोशिश करते हैं, और बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो इस सवाल में और भी नोट्स टू अकाउंट दिखा सकते हैं आपको, जैसे से ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का अगर आप बात करो तो ट्रेड पेएबल में दोनों का ट्रेड पेएबल मिला के, दोनों कंपनी का ट्रेड पेएबल मिला के आपका 1,08,000 था। इसमें म्यूचुअल हो गया आपस में इन लोगों का 13,000, तो ये हो गया 95,000। तो वैसे ट्रेड रिसीवेबल का भी करना होगा। ट्रेड रिसीवेबल, दोनों का ट्रेड रिसीवेबल मिला के, दोनों का ट्रेड रिसीवेबल अगर मिला दिया जाए तो आपका हो जाएगा 1,26,000।
इसमें पहले गुड्स इन ट्रांजिट आया, गुड्स इन ट्रांजिट के चलते 5,000 कम गया 121, और उसके बाद म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल के चलते 13,000 कम गया। क्लियर है? अब 13 कम गया तो 108। तो ऐसे करके जरूरी नहीं था, बैलेंस शीट में भी हो जाता। म्यूचुअल 13,000 दोनों जगह से घटाते, और ट्रेड रिसीवेबल से एक एक्स्ट्रा घटेगा, वो गुड्स इन ट्रांजिट के चलते जो म्यूचुअल का डिफरेंस था। ठीक है, अब चलिए इसका बैलेंस शीट बना के देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। सबसे पहले हेडिंग होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी साइड का पहला हेडिंग है। उसमें ए नंबर आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में रोमन 1 आपका आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिखा जाएगा, वो अमाउंट आपका है 3 लाख रुपया। 2 नंबर में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का आप बात करो तो नोट्स टू अकाउंट किए थे, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट आया था 75,000। बी नंबर में आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में था नहीं, तो सी नंबर आएगा आपका करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में रोमन 1 वो एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं, 7,000 था। रोमन 2 आएगा आपका ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स दोनों प्लस करने के बाद 13,000 माइनस हो जाएगा, उसका नोट्स टू अकाउंट बना दिए थे 95,000। रोमन 3 में आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नंबर 4 में आया था, वो हम लोग के लिए लायबिलिटी है 43,500। अब ये प्लस हो जाएगा टोटल। क्लियर है? ये हो गया आपका 500, 520, 500। अब आते हैं एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला हेडिंग हो जाएगा एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स डैश टेंसिबल। दोनों फिक्स्ड एसेट्स प्लस कर देंगे, आपका 2,50,000 हो जाएगा। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा। इस बार अदर इन्वेस्टमेंट था 87,500 माइनस करने के बाद 12,500 बचा था। बगल वाले के पास 15,000 था, दैट इज 27,500। बी नंबर आएगा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में रोमन 1 इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में पहले दोनों इन्वेंट्री को प्लस करेंगे, दैट इज 55,000 प्लस 40,000। गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 प्लस करेंगे, अब माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट करेंगे। दोनों का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर मिला दिया जाए तो 9,000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 91,000। ट्रेड रिसीवेबल दोनों ऐड करके म्यूचुअल कर देना है, उसका नोट्स टू अकाउंट बना दिए हैं। ट्रेड रिसीवेबल का आया था आपका 1,08,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों का कैश अगर प्लस कर दिया जाए तो 44,000।
अब हमको बैलेंस शीट प्लस करना है, ये टोटल ऊपर वाले टोटल से मैच करना चाहिए। ये आया आपका 500, 520 मिल गया, यहाँ ये मिल गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसका बैलेंस शीट बना दिए। बैलेंस शीट अगर मिल जाता है तो सही बना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।